अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं अर्जुक आजमी और हमारे साथ कमर आगा साहब हैं। बहुत शुक्रिया कि आज आप आए सर, थैंक यू सो मच। जी आदाब। अस्सलाम आदाब वालेकुम। सर, बहुत शुक्रिया। और सर आज हम बात करेंगे एक बार फिर ईरान, इसराइल और यूएस वॉर के ऊपर। और जैसे कि आप देख रहे हैं कि एक सेशन जो है वो डायलॉग का हो चुका है, दूसरे की तरफ कहा जा रहा है कि शायद कमिंग वीक में जो है अंदाजा हो जाए कि कब आ रहे हैं। कहा यही जा रहा है कि पाकिस्तान में ही ये डायलॉग होंगे। यहाँ पर कुछ तैयारियां भी देखने में आ रही हैं। कितना इम्पोर्टेंट समझते हैं आप इन डायलॉग्स को, कि क्या इनसे कोई अच्छा रिजल्ट निकलेगा? वैसे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोलने का तो आज अनाउंस कर दिया गया है। देखिए, इसी मुज़ाकरात से ही जो कुछ निकलना है। और दूसरी बात ये कि बातचीत का दौर बहुत तेज़ी से चल रहा है। बहुत सी कंट्रीज, ओमान में भी बातचीत हो रही है। फिर उसके अलावा इनडायरेक्ट टॉक्स, जनरल मुनीर ईरान भी गए, फिर वहाँ से ओमान गए। ओमान में उन्हीं ने भी बातचीत की। ओमान में फिर कतर के भी जो बादशाह सलामत हैं वो भी वहाँ मौजूद थे आज। तो कई लेवल पे टर्की भी बातचीत कर रहा है, मसलों को हल करने की कोशिश कर रहा है। फिर उसके अलावा इजिप्ट का भी है। दूसरी बात ये कि सारे अरब देश, चाहे सऊदी अरबिया, यूएई, कतर, बहरीन, ओमान, ये जो खलीज के खलीज फारिस के जो देश हैं, ये भी चाहते हैं कि दूसरी जंग नहीं होना चाहिए। इसी कि इन लोग का इतना नुकसान हो चुका है, और जो मैं समझता हूँ कि बहुत वक्त लगेगा दोबारा से। और ये है कि इजराइल भले कुछ कहे, लेकिन इजराइल के और अमेरिका के जो बेसिक ऑब्जेक्टिव थे वो तो पूरे हुए नहीं। और दूसरी तरफ ये भी वहाँ पे सवाल है अमेरिका में भी कि क्या आप दूसरी जंग करोगे तो क्या उससे आपके ऑब्जेक्टिव पूरे हो जाएंगे। रियलिस्टिक बातचीत करने के लिए ईरान कहता है कि जो ज़रूरी डिमांड्स हैं हम उसको पूरा करने पे तैयार हैं। न्यूक्लियर वेपन हम बना नहीं रहे हैं, तो हम उसको क्या कहते हैं कि जितना कम करना है हम उसको कम कर देंगे। 5 साल, 6 साल, 7 साल, जो भी एक पीरियड होना चाहिए उसमें हम उस पीरियड के अंदर हम दूसरा मतलब ये कि न्यूक्लियर इनरिचमेंट ही नहीं करेंगे। हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है, उसको हम इनरिच यूरेनियम, उसको हम डाइल्यूट कर लेंगे। तो बहुत सी चीज़ें, रशिया कह रहा है कि नहीं हमको दे दो, हम यहाँ पे कर लेंगे, हम आपको जो डाइल्यूटेड वो है वो दे देंगे। तो बहुत से चीज़ें हैं जिनके ऊपर एग्रीमेंट किया जा सकता है, बातचीत की जा सकती है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनके ऊपर मुझे नहीं लगता कि कोई एग्रीमेंट होगा। हाँ, ये एग्रीमेंट हो सकता है कि न्यूक्लियर, ये जो बात कर रहे हैं कि भाई आप मिसाइल भी नहीं बनाएंगे और आप ड्रोन्स भी नहीं बनाएंगे, तो भाई इजराइल भी ना बनाए इतने ऐसे दूर, गारंटी भी दो हम उनको कि इजराइल अटैक नहीं करेगा। अपनी हिफाजत के लिए तो आदमी बनाएगा ही है ना, अपनी मुल्क की बिल्कुल। हिफाजत के लिए। तो वो उसके लिए भी एग्रीमेंट हो सकता है कि ठीक है, हमारी जो इस वक्त कैपेसिटी है हम इसको फर्दर नहीं बनाएंगे, आगे ले जाएंगे। जैसे 2000 किलोमीटर का है, उससे ज़्यादा हम नहीं जाएंगे, या 1500, एक लिमिट तय हो सकती है। लेकिन इसराइल भी अटैक नहीं करेगा। फिर इसी तरह ड्रोन्स के लिए भी तय हो सकता है। तो मसले ऐसे, कोई भी मसला है जो बात ही चीज़ से हल हो सकता है। जो फौज है या वॉर है, वॉर से कोई मतलब नहीं होगा। एक भी ऑब्जेक्टिव अमेरिका का पूरा नहीं हुआ था, उन्हीं ने कहा था। फिर जो लंबी लंबी उन्हीं ने बातें की, डिमांड्स रखी, वो भी नहीं पूरी हो रही। अब यह है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के खोलने की बात हो रही है। बंद ही क्यों हुआ? वॉर की वजह से बंद हुआ। अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे वो कभी नहीं क्लेम करते थे ईरानी, अब ईरानी उस पर क्लेम कर रहे हैं, और मैं नहीं समझता कि उसको कोई इस राइट को उनसे ले पाएगा। इसीलिए ये दोनों मुल्कों का शेयरिंग है ईरान और यमन के बीच में। हाँ, ये ज़रूर हो सकता है कि $1 पर बैरल के को घटा के 10 सेंट और 20 सेंट और 50 सेंट या कुछ इस तरह की चीज़ें बाद में निकलें। क्या होगा, कैसे होगा, बहुत सी चीज़ें हैं, देखा जाएगा। तो हर मसले का हल निकल सकता है। अरबों की हालत ये है कि वो चाहते हैं कि जितनी जल्दी जंग ख़त्म हो। इसलिए प्रेसिडेंट ट्रम्प का कहना यह है कि $1 ट्रिलियन उनका खर्चा हुआ, यानी, और वो ये भी कह रहे हैं कि उन्हीं ने जो ये
जंग लड़ी है वो अरबों के लिए लड़ी है, यानी अरब उनको पैसा दे। ईरान का अलग क्लेम है। ईरान का कहना ये है कि 270 बिलियन अभी मांग रहे हैं रिकंस्ट्रक्शन के लिए, और अरबों से भी कह रहे हैं कि भाई आपकी ज़मीन यूज़ हुई, आपने अलाउ किया, आपकी शिरकत थी बराबर से इस जंग में, आपको भी देना पड़ेगा, इनको भी देना पड़ेगा ईरान को। तो बचेगा क्या अरबों के पास? दुबई के जो हालात बिगड़े हैं, मुझे नहीं लगता कि 5 साल 7 साल 8 साल में दोबारा या कभी भी वैसा दुबई जैसा पहले था हो पाएगा या नहीं। इसी के कैपिटल सब मूव कर गया, वहां से दूसरे मुल्कों में जा रहा है दोबारा से। फिर ये है कि लोगों को डर भी है। अब ईरान के ऊपर डिपेंड करता है कि वो दुबई में आएगा या नहीं, आने देगा या नहीं। मुझे नहीं लगता कि वो आसानी से आने देगा। जब तक इजराइलियों के साथ उनके डीलिंग है, ईरान वहां एक थ्रेट दे दो, कैपिटल तो फौरन भाग जाता है, कोई नहीं रुकता, सब इन्वेस्टमेंट लेके दूसरे मुल्क में चला जाता है। और इजराइल से उनकी दोस्ती के मतलब ये है, ईरान का कहना ये कि हमारे ऊपर थ्रेट लगातार बना हुआ है, इसलिए हमको राइट है आप। लेकिन अमेरिका को या ट्रम्प को या इजराइल को इस वॉर से, इतने दिन जो ये वॉर चली, इतना नुकसान हुआ, जिसमें गल्फ कंट्रीज का भी हुआ, इनका अपना भी हुआ, ईरान का तो खैर हुआ ही, इनको हासिल क्या हुआ? इन्होंने क्या, आपको लगता है क्या सोचकर इन्होंने ये वॉर शुरू की थी, और इनको हासिल क्या हुआ? कुछ हासिल हुआ इनको इसमें से? कुछ अचीव किया इन्होंने? नहीं, इनको कुछ मिला अमेरिकन को इस वॉर से अचीव कर पाए, ना इजरायली कर पाए। अमेरिकन ने सोचा था कि वहां पे जो हुकूमत है वो बदल जाएगी और प्रो अमेरिकन रिजीम आ जाएगी, 8 दिन 10 दिन के अंदर वार खत्म हो जाएगी, सब तेल पे भी हमारा कब्जा होगा। और बार बार फिर कई बार बीच में कहा भी, ट्रम्प साहब ने अपनी मंशा भी जता दी कि तेल हमको दो, हम तेल लेंगे तुम्हारा। तो मतलब इस तरह इजराइल चाह रहा था कि उसका जो प्लान था कि ईरान को तोड़ दो, जितनी माइनॉरिटीज हैं उनको अलग कर दो, और फिर वहां के ऊपर जितना भी है एक इंस्टेबिलिटी फैला दो, ताकि जैसे इराक में किया या लीबिया में किया कि 10 साल वो आपस में लड़ते रहेंगे ईरान। वो भी नहीं हुआ। रिजीम स्ट्रांग है, सब चीज इंटैक्ट है। अब आप देखिएगा कि वो एक 3-4 साल के अंदर दोबारा से बिल्डअप कर देंगे। अब उनको जैसे ही एग्रीमेंट होगा तो वो बगैर पैसा लिए तो मानेंगे नहीं, पहले तो वो अपना पैसा मांगेंगे जो उनका अमेरिकन बैंक्स में और यूरोप के बैंक्स में और दूसरी जगहों पे रुका हुआ पैसा है वो लिया जाए, वो लेंगे। फिर उसके बाद उनकी डिमांड होगी कि जो हमारा जंग में खर्चा हुआ है वो भी दो, तुमको इनको देना पड़ेगा। उसके लिए लंबी लड़ाई होगी, वर्ल्ड पता नहीं इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाएंगे या कहाँ जाएंगे, ये तो खैर बात की बात है। लेकिन इलीगल वॉर थी। ईरान दोनों बार इजराइल और अमेरिका ने अटैक किया है, तो ये दोनों की जिम्मेदारी है। और फिर ये कि अरब देशों से लड़ाई लड़ी गई है तो उनकी कॉम्प्लिसिटी है। तो इस तरह से बड़ा पेचीदा मसला है, लेकिन ये कि वो बगैर पैसा लिए नहीं रहेंगे। अब ये है कि अरबों के हालात, जो जीसीसी कंट्रीज है इसमें आपस में लड़ाइयां शुरू हो गई। यूएई और सऊदी अरेबिया के बहुत ज्यादा ठनाठनी है। यूएई का कहना यह है कि वो सऊदी लीडरशिप को अब नहीं एक्सेप्ट करेगा, और सऊदी अरेबिया का कहना यह है कि यूएई तमाम इंटरफियर कर रहा है सूडान में, सोमालिया में, सोमालीलैंड में, फिर उसके बाद लीबिया में, और पता नहीं कहाँ कहाँ, जहाँ पे पोर्ट्स हैं, जहाँ पे सोना है, जहाँ पे वो है, नॉन स्टेट एक्टर्स को सपोर्ट कर रहा है, उसको बंद करना चाहिए। तो इस तरह के जो इनके आपस के झगड़े हैं ये बहुत मैं समझता हूँ कि बहुत सीरियस हो गए हैं। कहा जाता है इन झगड़ों के पीछे इजराइल का हाथ है, इजराइल ने इनको वर्गलाया कि तुम इन जगहों पे सपोर्ट करो। इनके पीछे इजराइल खड़ा था कि हिस्सा बांट होगा अगर गोल्ड के ऊपर कब्जा होता है कहीं, या जहाँ जहाँ इनस्टेबिलिटी थी वहाँ पे ये कर रहे थे यूएई की थ्रू, वहाँ पे जो मर्सिनरी फोर्सेस का इस्तेमाल करना, मिलिटेंट फोर्सेस का इस्तेमाल करना, और उनकी मदद से सोना या वहाँ के पोर्ट पे कब्जा करना। तो ये तो मतलब अजीब, इनकी पास हैसियत कुछ है नहीं यूएई की, वो तो दिखाई दे गई इस 28 दिन की वार में, 28-30 दिन की। फिर दूसरी तरफ ये कि यमन के अंदर इन लोगों ने इतना मारा है, इतने दुश्मन यूएई ने खड़े कर लिए हैं कि जिसकी कोई इंतहा नहीं। क्या ये माफ कर देंगे ये हूती और क्या कहते हैं सूडानी या सोमालिया, ये अभी तो इन्वॉल्व है अपने जंग में, लेकिन जैसे ही जंग खत्म होगी
ये सब खड़े हो जाएंगे। बहुत इनके दुश्मनी है और आपस में भी लड़ रहे हैं। जीसीसी मुझे नहीं लगता कि अब दोबारा से जो जैसा मिडिल ईस्ट था वैसा दोबारा रहेगा, बिल्कुल नहीं रह पाएगा। इसलिए कि दुबई से जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट जा रहा है वो तो अलग अलग जगहों पे जा रहा है। कुछ इंडिया में टेक कंपनी इंडिया के अंदर आ रही हैं, फिर उसके अलावा सऊदी अरेबिया में बहुत सा पैसा जा रहा है, कंपनीज शिफ्ट कर रही हैं क्योंकि सऊदी कह रहे हैं जो कंपनीज उनसे सऊदी अरेबिया से डील करती हैं वो अपना हेडक्वार्टर वहां पे शिफ्ट करें। उसके साथ साथ कैपिटल भी बहुतों का जाएगा। फिर उसके अलावा टर्की में ब्लैक रॉक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन दुनिया का बहुत बड़ा है, वन ऑफ द बिगेस्ट, जिनकी वर्थ $11 ट्रिलियन की है, वो शिफ्ट टर्की में बातचीत उनकी चल रही शिफ्ट करने की। इनके पास बचेगा नहीं इनके पास, और एक बार शिफ्ट हो जाता है तो आसानी से वापस नहीं आता। वो कंडीशंस दोबारा से क्रिएट करना बड़ा मुश्किल काम होता है। अब्राहम अकॉर्ड तो उन्होंने सोचा था कि हमने कर ली तो अब इसके बाद हमारा सब कुछ सॉल्व हो जाएगा, इजराइल और अमेरिका से हमारी दोस्ती हो गई है, हम अब हमें न ईरान छू सकता है, न कुछ छू सकता है, न सऊदी कुछ हमारा बिगाड़ सकते हैं, हम जो जी चाहे करें। तो अब उसका नतीजा उनको भुगतना पड़ रहा है। बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन सर इसी के साथ अगर हम देखें कि ये डायलॉग पे अचानक से ट्रम्प का आ जाना जो है वो भी बहुत से लोगों की समझ में नहीं आ रहा। कई लोग कह रहे हैं कि शायद ये लड़ते लड़ते थक गए हैं और ईरान भी तैयार है और ट्रम्प भी तैयार है डायलॉग के लिए। लेकिन कई लोगों को ट्रम्प के ऊपर भरोसा नहीं हो रहा कि जो ये डायलॉग्स कर रहे हैं, बातचीत की जा रही है, वो कहीं ना कहीं वो साथ ही धमकियां भी देते रहते हैं, हम हमला कर देंगे, फिर ये कर देंगे, वो कर देंगे। और ईरान जो इतने दिन लड़ता रहा, क्या अब वो हर बात मान जाएगा, हर कंडीशन, हर शर्त मान लेगा? क्या इतना कमजोर हो गया है? देखिए, दो चीजें हैं। पहली बात तो ये कि अमेरिका की जो इकोनॉमी है वो इस बात की इजाजत नहीं देती कि लंबी लड़ाई वो लड़े। अमेरिका की जनता भी उनके खिलाफ है जिसने उन्हें वोट दिया है। फिर नवंबर के महीने में इलेक्शन होने हैं वहां के ऊपर, मिड टर्म इलेक्शंस हैं वहां की पार्लियामेंट यानी सेनेट और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के। इनकी सपोर्ट बेस जो है, पॉपुलैरिटी जो है प्रेसिडेंट ट्रम्प की इतनी बिल्कुल बहुत नीचे हो गई है। हालत ये है कि ये एक भी सीट शायद ना जीत पाए अभी के जो हालात है। ये इनकी पूरी कोशिश होगी कि कोई जंग अब ना हो, ताकि ये इंटरनल मामलों में कोशिश करें जो इन्होंने वायदे किए थे जल्द से जल्द उनको पूरी करने की कोशिश की, ताकि नवंबर में ये इलेक्शन जीत सके। दूसरी बात ये कि इनके ऊपर भरोसा हट गया है अमेरिकन जर्नल का, कि इसलिए कि ये मनमानी अपनी जो करते हैं। मतलब बात तो यहाँ तक पहुंच गई है कि एक या दो सेनेटर्स इस बात की बात कर रहे हैं कि इनका माइंड का टेस्ट होना चाहिए, मेंटली डिसबैलेंस है, इज नॉट फिट टू बी ए कमांडर इन चीफ ऑफ अमेरिका। इस तरह की बातें हो रही हैं वहाँ के ऊपर अमेरिका के अंदर, और अगर हारते हैं तो इम्पीचमेंट भी जरूर होगा। अब बहुत सी चीजें हैं उनके साथ साथ। क्या तो मुझे नहीं लगता आरजू कि ये इस पोजीशन में है कि जंग लड़ सकें। जहां तक ईरान का सवाल है, ईरान तो पहले दिन से जंग नहीं चाहता। उनका एजेंडा ही डेवलपमेंट था, और उनकी मिलिट्री डॉक्ट्रिन जो है वो सेल्फ डिफेंस की है। न्यूक्लियर उसमें कहीं था नहीं, वो न्यूक्लियर उन्हें बनाना नहीं, ये न्यूक्लियर ऊपर से उनके ऊपर थोप दिया गया। ये तो वैसे ही है, ये एक बहाना है अटैक करने का। इराक में भी यह कहा गया कि वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है उनके पास, इसलिए वो जा रहे हैं, सद्दाम हुसैन बर्बाद कर देगा पूरे मिडिल ईस्ट को। फिर उसके अलावा लीबिया में भी यही बातें सुनने में आई, सीरिया में भी अटैक हुआ इसी को लेके कि वहां पे बहुत है। ये सारे देश बहुत इंपॉर्टेंट अरब देश हैं। इराक और सीरिया तो इस्लामिक वर्ल्ड का मेन हार्ट है। अगर ये डिस्टेबलाइज हो गया तो इसके मतलब सब अरब को, मैं समझता हूँ कि 50 साल लगेंगे दोबारा से रिकवर करने में। और फिर अब गल्फ का भी, यानी खलीज फारिस के जो देश हैं, इनकी भी बुरी हालत हो गई इकोनॉमिकली, मिलिट्रीली एंड अदरवाइज। जिस तरीके से ईरान ने इनको टारगेट किया है वहाँ पे, इनके जो वो में ईरान ने कह दिया था कि अगर आपने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोलने की कोशिश भी की तो हम जितना इनका तेल के एसेट्स हैं अरब कंट्रीज में, यानी कतर, बहरीन, ओमान, यूएई और सऊदी अरब, सबको हम उड़ा देंगे। तो इस तरह पता नहीं किस तरह की प्लानिंग अमेरिकन ने की थी, समझ से बाहर है।
जो अमेरिकन जनरल्स मना कर रहे थे कि आप ये सब मत करो, उनको पीट हेक्सेट जो उनके वॉर मिनिस्टर हैं उन्हीं ने सैक कर दिया, उनको हटा दिया। 16-17 जनरल्स को आपने निकाल दिया, आर्मी चीफ जो था उनका उसको भी हटा दिया इन्हीं। तो मतलब ये कि क्या सोच रहे थे, किस तरह से हो जाएगा, इतना कमजोर। ये असल में जो इजराइल कह रहा था इनको यकीन था और उसी के ऊपर नहीं किया। देखिए अमेरिकन जो राष्ट्रपति है, इनकी जो फैमिली है, इसके पर्सनल इंटरेस्ट इजराइल के साथ जुड़ गए। इनके लड़के लड़कियां, इनके दामाद, इन सब के बिजनेस इंटरेस्ट जो है जूइश कंपनीज या इजराइल के साथ जुड़े हुए हैं। अमेरिका का कि प्रेसिडेंट ट्रम्प का भी है, बड़े बड़े पैसे ये लोग इकट्ठा कर रहे हैं अरबों से इन्वेस्टमेंट के नाम पे, और ये सब जो आ रहा है, मेरा ख्याल है कि ये सब पे इन्वेस्टिगेशन होगा किसी न किसी स्टेज पे कि ये हुआ क्या। उससे ये अब इनके ऊपर चार्ज ये है कि ये जो है प्रेसिडेंट ट्रम्प जो है वो इजरायली इंटरेस्ट के लिए ज्यादा काम कर रहे हैं, ना कि अमेरिकन हितों के लिए, अमेरिकन इंटरेस्ट के लिए, अमेरिकन मफाद के लिए। इस तरह की बातें हो रही। बिल्कुल, लेकिन अगर ये समझ रहे हैं कि ये जो दूसरा डायलॉग उन्हें जा रहा है उससे ये क्या हासिल करेंगे, और ये जो चीजें आप बता रहे हैं क्या ये जो अमेरिकन गवर्नमेंट है, मैनेजमेंट है, या जो भी हुकूमत चलाते हैं, क्या ये चीजें उन लोगों ने पहले सोची नहीं? है बिल्कुल जैसे ब्लैंक फेस लेके या ब्लैंक माइंड लेकर आगे बढ़े थे और इन्होंने सब कुछ कर दिया जिसका इनको खुद ही बुरा रिजल्ट देखना पड़ रहा है। नहीं, जो लोग जानते थे उनसे उनकी राय नहीं ली गई। जो जनरल्स मना कर रहे थे, कह रहे थे कि भाई ईरान इज ए टफ प्लेस, ईरान इराक या लीबिया या सीरिया की तरह नहीं है। ईरान के टोपोग्राफी जो है, चारों तरफ पहाड़ियां हैं, बीच में मुल्क है, वहां पे अगर ग्राउंड फोर्सेस जाएंगी तो उनका निकलना मुश्किल हो जाएगा। फिर वो ये भी कह रहे थे कि ईरान कमजोर नहीं है, ईरान काफी स्ट्रांग है। इन्हीं लोगों की बातें भी नहीं सुनी और फिर उसके बाद लगातार अटैक करना शुरू कर दिया, एकदम से मोबिलाइज किया, फोर्सेस को भेजना शुरू किया। अरे इस तरह के अटैक से पहले जो तैयारियां होती, बड़े बड़े शिप्स इन्हीं ने वहां पे भेज दिए, अपने नेवल आर्मडा और सब वहां पे भेजा। पता चला कि वो सेफ ही नहीं है, उस पर भी अटैक हो गया, उसको बाहर लेके जाना पड़ा, ग्रीस लेके गए अब्राहम लिंकन को। और दूसरा जो था उनका जो बड़ा प्लेन वो था, शिप बैटल फिश, जहाँ से ये जहाज टेक ओवर, वो कहीं और लेके गए। और सारी जंग जो थे ये लड़ रहे थे वहां से सऊदी अरेबिया के प्रिंस सुल्तान एयरबेस, जो स्टेट ऑफ आर्ट एयर बेस है सऊदी अरेबिया का, वहां से लड़ रहे थे, यूएई से लड़ रहे थे और बहरीन से लड़ रहे थे। इन जगहों से लड़ रहे थे जहाँ पे इनके बेसिस हैं, उनका इस्तेमाल कर रहे थे। वो भी इन देशों को भी मुसीबत में डाल दिया इन लोगों ने। बहुत खराब इनकी प्लानिंग थी। अब ये है कि मैं समझता हूँ कि एक अड़चन है जो बहुत बड़ी है अभी भी, वो ये है कि सीज फायर लेबनान में, इजराइल अगर सीज फायर हो जाता है इजराइल में, तो मैं समझता हूँ कि बहुत जल्दी पाकिस्तान में एक और दौर शुरू होगा और एग्रीमेंट काफ़ी हद तक हो जाएगा। बाकी मसलों पे काफ़ी करीब आ गए हैं, जो छोटे मोटे होंगे तो वो बातचीत से सॉर्ट आउट हो सकते हैं। इनडायरेक्ट टॉक्स लगातार चल रही है। सर कहा यही जा रहा है कि नेक्स्ट वीक में ये डायलॉग हो जाएगा, सेकंड फेज इसका, लेकिन इस बात का खतरा फिर नहीं रहेगा कि दोबारा इजराइल को अटैक कर सकता है, या दोबारा इसी पोजीशन पे या इसी हालात पे दोबारा जा सकते हैं? क्योंकि एग्रीमेंट तो पहले भी कई बार इन लोगों ने कहा कि जी होंगे और अब ये नहीं होगा वो नहीं होगा, लेकिन कंट्रीज उन चीजों को फॉलो करती दिखाई नहीं दी काफी लंबे अरसे के लिए। इजराइल की इकोनॉमिक हालत भी बहुत खराब है और दूसरी बात यह कि इजराइल के में इतनी बर्बादी हुई है कि उसने कभी जिंदगी में भी नहीं सोचा था। तेल अवीव और हैफा, वेस्ट जेरूसलम और कई और दूसरे शहर और नॉर्थ इजराइल में, लेबनान ये के बॉर्डर से जो अटैक हुए हैं, हिजबुल्लाह ने इस बुरी तरह से डैमेज किया है बहुत सी जगहों को। और उनकी बहुत से एरियाज ऐसे लगते हैं तेल अवीव के अंदर जैसे कि गाजा में बिल्डिंगें घिरी पड़ी हैं। ये तस्वीर खींचने नहीं देते, थोड़ी बहुत जो आती हैं उनको देखने से लगता है। और उनको तो बहुत वक्त लगेगा दोबारा से अपने मुल्क को बनाने का। वो अकेले कभी भी नहीं लड़ सकते थे, वो इस बात को जानते थे कि अमेरिका के बगैर नहीं हो सकता। पहली दफे वो लड़े थे ये सोच के कि बस जैसे दूसरे अरब देशों को हरा दिया, ईरान को भी हम हरा देंगे, लेकिन
12वें दिन उनको अमेरिका से कहना पड़ा कि आप आइए जंग में, तो अमेरिका गया और उनके न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस वगैरह पे बॉम्बिंग की और फिर फौरन सीज फायर हुआ, अमेरिका ने बचा दिया। तो दोबारा से जंग की तो इन्हीं ने ये हुआ कि दोनों मिलकर लड़ेंगे तो उनको हरा देंगे, और अमेरिकन इस बात पे प्रेसिडेंट ट्रम्प राजी भी हो गए। ट्रम्प की पता नहीं क्या बात है, बहुत सी चीज़ें ऐसी समझ से बाहर है कि वो हर बात जो होती है इसराइल की मानने पे तैयार हो जाते हैं। क्या इंडस्ट्री फाइल का मसला है, क्या है ये पता नहीं, लेकिन ये है कि बिजनेस इंटरेस्ट तो इस फैमिली के बहुत क्लोजली लिंक्ड हैं। ये लोगों ने बिलियंस ऑफ डॉलर कमाए हैं। और बल अभी देखिएगा, जैसे ही सीज फायर होगा फौरन गाजा का मसला शुरू हो जाएगा। आप दोबारा से वो शुरू कर देंगे। उनका प्रेसिडेंट ट्रम्प का स्टेटमेंट भी आ गया कि गाजा को खाली कराना चाहिए। ईरान का कहना यह है कि जो वहाँ पे इजरायली हैं उनको वहाँ ले जाएं। पैलेस्टीनियन तो कहीं नहीं जाएंगे, इजरायलीज जो वहाँ पे हैं इलीगली वहाँ रह रहे हैं या ऑक्युपाइड टेरिटरीज में, उनको ग्रीनलैंड में शिफ्ट कर दीजिए। फिलिस्तीनी तो नहीं जाएगा। तो ग्रीनलैंड लेना इतना आसान तो नहीं है इनके लिए। ग्रीनलैंड वाले तो पहले ही कह रहे हैं हम नहीं देंगे। नहीं, ये तो मजाक की बातें हैं। ये तो अनएक्सपेक्टेड कमेंट था लाइट वेट में। अच्छा, लेकिन उन्हीं ने ये कम्युनिकेट कर दिया कि वो ईरान जो है गाजा को खाली नहीं होने देगा। ये कम्युनिकेट कर दिया। गाजा भी पार्ट है पीस प्रोसेस का। इस पूरे जैसे लेबनान है वैसे गाजा है, वैसे गाजा का इन्होंने हाशर खराब कर दिया गाजा में। ईरान का कहना यह है कि पूरी सब मसलों पे बातचीत होनी चाहिए। ये नहीं तो ये जो प्रॉक्सी जिसको ये कहते हैं वो अपनी जंग जारी रखेंगे। इनको उनसे भी बात करनी पड़ेगी। बिल्कुल ऐसा ही है। और बहुत शुक्रिया कि आपने आज ज्वाइन किया। मैं आपको टाइम टू टाइम परेशान और तंग करती रहूंगी फोन करके, क्योंकि जो इस वक्त सिचुएशन चल रही है और पाकिस्तान जो है उस तरफ सब लोग देख रहे हैं, क्योंकि सेकंड डायलॉग भी यहीं पे कहा जा रहा है। तो मैं अभी से माजरत चाहती हूँ कि मैं आपको बहुत परेशान करने वाली हूँ फोन कर करके कि ज्वाइन कर लीजिए। तो मैं आपसे क्योंकि समझना चाहूंगी कि सेकंड राउंड जो है वो कैसा हुआ। अभी वैसे कह रहे हैं नेक्स्ट वीक में जो है होना है। इस्लामाबाद में ऑलरेडी तैयारियां जो है वो शुरू हो चुकी हैं। बहुत शुक्रिया कि आपने आज ज्वाइन किया। थैंक यू। शुक्रिया।